हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का एग्ज़ाम का डेट जो है कंफर्म हो चुका है और आई होप कि आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। और जिस प्रकार से मैं हर यूनिट के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कवर कराता हूं, उसके साथ ही साथ जो है क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स होते हैं उनको भी मैं डिस्क्राइब करने का प्रयास करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम उसी प्रकार से विगत वर्षों में पूछे गए उच्च शिक्षा प्रणाली यानी कि हायर एजुकेशन के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के पार्ट 9 को कवर करेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 8 कवर कराया था और एक वीडियो मैंने और अपलोड किया था जिसमें आपको क्लियर किया था कि आपका एग्जाम डेट जो है कंफर्म हो चुका है। इसके साथ ही साथ जून का जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है उसके लिए फॉर्म भी लिए जा रहे हैं और मैंने आपको बताया कि जो आपका 2020 में दिसंबर का आपका एग्जाम छूटा था वो और जून में जो फॉर्म लिए जा रहे हैं, इन दोनों का एग्जाम एक साथ कंडक्ट होगा। तो आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। कोशिश करिए कि मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए और बहुत ज़्यादा डीपली बुक को पढ़ने का प्रयास मत करिए क्योंकि आप सभी के पास टाइम नहीं है। और इसके साथ ही साथ मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ विथ डिस्क्राइब या डिटेल्स के साथ, तो वो काफ़ी हेल्प आपके एग्जाम में करेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि संविधान में एक मद के रूप में लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस में आती है। अब आप यहाँ बताना है आपको कि संविधान के एक मद के रूप में जो लोक व्यवस्था होती है वो किसके अंतर्गत आती है। संघ सूची के अंतर्गत आती है या राज्य सूची के अंतर्गत या समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है या डी अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आती है। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन यूजीसी नेट दिसंबर 2015 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची। तो देखिए मैं क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताता हूं, लेकिन क्वेश्चन को आप जो है प्रैक्टिस सीट की तरह भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन का मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, ऑप्शन बताया, तो वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, देन उसके बाद जो है आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि संविधान में एक मद के रूप में लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है, तो राज्य सूची के अंतर्गत आती है। तो अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है यहाँ पे मैंने टेक्स्ट के रूप में लिख रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए सामान्यतः लोक व्यवस्था और पुलिस संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय होता है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो लोक व्यवस्था और पुलिस होती है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में इसमें बताया गया है कि इसके मतलब 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है राज्य सूची का विषय होता है तथा प्रत्येक राज्य को इस संबंध में अपने विधान बनाने यानी अपने नियम कानून बनाने तथा उस पर पूरा नियंत्रण रखने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे लोक व्यवस्था और पुलिस जो है संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय होता है और राज्य जो है इससे संबंधित कोई भी विधान या नियम कानून बना सकती है और उस पे राज्य का जो है पूरा नियंत्रण रखने का अधिकार होता है। ये 7वीं अनुसूची में बताया गया है। तो आई होप कि ये डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए कहीं से भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं वहां पर आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। अगर आपको सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है 4 वर्ष के लिए, बी ऑप्शन दिया गया है 5 वर्ष के लिए और सी ऑप्शन है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। फिर उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है निर्धारित नहीं है और ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट दिसंबर 2015 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। वैसे इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित नहीं होता है, क्योंकि एक राज्य के महाधिवक्ता जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसके द्वारा ही उसको हटाया जा सकता है कभी भी, तो इसलिए इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। तो देखिए मैंने पहले बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा
महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो अब इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और किसके अंतर्गत? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार जो है राज्यपाल को जो है अधिकार होता है अपना महाधिवक्ता नियुक्त करने के लिए। और उसके बाद देन मैंने बताया आपको कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है, यानी राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता होता है। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है कार्य करता है, यानी कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी वो अपने पद को क्या करता है? प्रसाद पर्यंत, यानी कि राज्य का जो राज्यपाल होता है उसे नियुक्त करता है। कोई आयोग या कोई जो संवैधानिक जो है प्रोसेस नहीं है जिसके अंतर्गत जो है महाधिवक्ता को नियुक्त किया जाता है, ये राज्य का राज्यपाल जो है उसको नियुक्त करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि राज्यपाल उसे कभी भी उसके पद से हटा सकता है, यानी कि इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 से 65 वर्ष के बीच में, या निर्धारित नहीं है। तो हमने डी ऑप्शन राइट लगाया क्योंकि इसका कोई कार्यकाल का जो टाइम पीरियड है वो निर्धारित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या था? राइट आंसर है। अब महाधिवक्ता का काम क्या होता है? तो देखिए राज्यपाल जो भी कुछ डिसीजन लेता है उसके संदर्भ में वो क्या करता है कि उनको सलाह देता है कि वो सही निर्णय ले सके। तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन से जुड़े जो भी डिटेल्स मैंने आपको अभी बताए वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर लोकसभा के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और नीचे यहाँ पर कुछ कूट दिए गए हैं और कूट के अकॉर्डिंग ही आपको सही आंसर चुनना है। तो कमेंट बॉक्स में आप सही आंसर बता सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट दिसंबर 2015 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए सबसे पहले बताया गया यहाँ पर कथन में कि संविधान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या की सीमा तय की गई है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि सांसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा और आकार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और तीसरा है कि फर्स्ट फास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है। और चौथा है कि मतों के समान रहने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक यहाँ पर मत नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं लोकसभा के संदर्भ में और आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। वैसे इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पहला और तीसरा, पहला दिया गया है संविधान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या की सीमा तय नहीं की गई है। इसके साथ ही साथ तीसरा स्टेटमेंट बताया गया कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है लोकसभा के संदर्भ में हमारा सही हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी जान लेते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स को मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि भारतीय संसदीय प्रणाली को मुख्य तौर पे 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है राज्यसभा, दूसरा भाग है लोकसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। तो ये 3 भागों में जो है भारतीय संसदीय प्रणाली को क्या किया गया है? मुख्य रूप से बांटा गया है। दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि लोकसभा को आम जनता का सदन भी कहा जाता है क्योंकि अपने क्षेत्रों से जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो चुनकर जाते हैं संसद में। और इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि यह निचला सदन होता है जबकि राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन होता है। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि राज्यसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में है, वहीं लोकसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन से जुड़े जो भी डिटेल्स मैंने आपको बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा। और कहीं से भी डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की लोकसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक होती है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है राजस्थान, तीसरा दिया गया है तमिलनाडु, डी दिया गया है यहाँ पर पश्चिम बंगाल। और ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट दिसंबर 2015 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। वैसे इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर महाराष्ट्र। अगर उत्तर प्रदेश दिया होता तो उत्तर प्रदेश हमारा राइट आंसर होता, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है ऑप्शन में मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए महाराष्ट्र हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र में जो है लोकसभा की सीटें 48 हैं। और उसके बाद से आपका आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है आपका 25 लोकसभा की सीटें हैं। फिर उसके बाद से उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में आपका 42 है।
और कई अलग अलग राज्यों में लोकसभा की सीटें जो है इस प्रकार से हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, फिर उसके बाद से महाराष्ट्र में है और उसके बाद से तीसरे नंबर पे आप कह लीजिए पश्चिम बंगाल का है। तो ये आपको याद रखना है, ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसी में से आपको क्वेश्चन घुमा के अगर हो सके तो एग्जामिनर के द्वारा पूछ लिया जाए। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन से जुड़े और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनको पॉइंट पे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो पहले पॉइंट में मैंने बताया कि लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है और भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा होता है। तो लोकसभा जो है भारतीय संसद का क्या होता है, निचला सदन होता है, जबकि भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन होता है, राज्यसभा। ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। यानी कि लोकसभा किस प्रकार से जो है यहाँ पे गठित होती है, तो जो लोग होते हैं, जो पीपुल्स होते हैं, वो वोट करते हैं, उनके आधार पे जो है प्रत्यक्ष चुनाव कराया जाता है और उनके अनुसार से जो क्षेत्र के लोकसभा सदस्य होते हैं उनको चुना जाता है और ये सभी लोकसभा के जो है यहाँ पे गठित करते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इसमें बताया मैंने कि भारतीय संविधान के अनुसार सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है, जिसमें 530 सदस्य विभिन्न राज्यों के और इसके साथ साथ 20 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे 530 की जो संख्या आप देख सकते हैं, तो ये अलग अलग राज्य के जो भी लोकसभा सदस्य होते हैं उनकी संख्या है और इसके साथ साथ ये जो 20 सदस्य आपको दिख रहे हैं ये केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर मैंने बताया है, आप देख सकते हैं कि लोकसभा की कार्य अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष की होती है, परंतु समय से पूर्व भी जो है भंग किया जा सकता है इसको। यानी कार्यकाल तो 5 वर्ष का है लेकिन समय से पहले ही जो है इसको भंग भी किया जा सकता है। तो आई होप कि ये डिटेल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि संसद का सत्र निम्नांकित में से किसके द्वारा आहूत किया जाता है, यानी चालू किया जाता है, उसके संदर्भ में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री के द्वारा और सी ऑप्शन है लोकसभा का स्पीकर और डी ऑप्शन दिया गया है लोकसभा का स्पीकर व राज्यसभा का सभापति। तो किसके द्वारा जो है संसद सत्र में जो है यहाँ पर दिया गया है कि आहूत किया जाता है, यानी संसद सत्र को इन चारों विकल्पों में से किसके द्वारा आहूत किया जाता है, इसके संदर्भ में जो है आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट जून 2015 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा। संसद का सत्र जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है आहूत किया जाता है, इसको आपको याद रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, तो आइए देखते हैं उसको भी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं यहाँ पर मैंने उसको मेंशन रखा है, वो भी पॉइंटर में। तो सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए आमंत्रित करता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है कि टाइम पे जो है या समय समय पे संसद के प्रत्येक सदन के बैठक को क्या करता है, आमंत्रित करता है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पे पहले पॉइंट में ही हमें मिल गया। दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि प्रत्येक अधिवेशन के अंतिम तिथि के बाद राष्ट्रपति को 6 माह के भीतर आगामी अधिवेशन के लिए सदनों की बैठक के लिए आमंत्रित करना होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यद्यपि सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी कि जो सदनों की बैठक होती है उनको आमंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति के अंदर होती है और कोई भी उन्हें आमंत्रित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र अधिवेशन होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। पहला है आपका बजट अधिवेशन, इसका टाइम जो होता है फरवरी से मई में। फिर उसके बाद से होता है मानसून अधिवेशन, ये इसका टाइम होता है जुलाई से अगस्त तक। और उसके बाद से शीतकालीन अधिवेशन, इसका टाइम होता है नवंबर से दिसंबर तक। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के जो है कितने अधिवेशन होते हैं, 3 सत्र होते हैं। पहला है बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र और तीसरा है शीतकालीन सत्र। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया और इसका मैंने टाइम भी बता दिया है किस महीने से लेकर किस महीने के बीच में होता है। लेकिन यहाँ पर आगे मैंने बताया किंतु राज्यसभा के मामले में बजट के अधिवेशन को 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया गया है।
और इन दो अधिवेशनों के बीच 3 से 4 सप्ताह का अवकाश होता है। इस प्रकार से राज्यसभा के एक वर्ष में 4 अधिवेशन होते हैं, ये आपको याद रखना है। आई होप कि ये सारे डिटेल्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और कहीं से भी इस डिटेल्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति जी को निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है, उसके संदर्भ में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और नीचे कोड दिया गया है, और यहाँ पे आपको सभी या चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है। और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट दिसंबर 2014 में पूछा गया है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे पहला, फिर उसके बाद से तीसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति जी को कौन सी शक्ति प्राप्त है। तो देखिए, बैठक बुलाने की शक्ति भी प्राप्त है लोकसभा की, और इसके साथ साथ से छत्रभाषण करने की भी शक्ति प्राप्त है, और उसको भंग करने की भी शक्ति प्राप्त है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं उसको भी जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं यहाँ पे मैंने पॉइंट में मेंशन किया है। तो देखिए, पहले पॉइंट में बताया है मैंने कि लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति जी को जो है लोकसभा की बैठक बुलाना, सत्र वशन यानी सत्र को समाप्त करना तथा लोकसभा को भंग करना, ये सभी शक्तियाँ जो है उनको प्राप्त है। ये जो है सारे कार्य जो है राष्ट्रपति कर सकता है, बैठक बुला सकता है, सत्र समाप्त कर सकता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। जबकि लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का जो शक्ति होता है किसके पास होता है, लोकसभा अध्यक्ष को होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर यही मैंने बताया कि जबकि लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है, ये राष्ट्रपति का कार्य नहीं होता है। राष्ट्रपति का कार्य बैठक बुलाना है, सत्र समाप्त कर सकता है और उसको भंग कर सकता है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन से जुड़े जो भी डिटेल्स मैंने बताए वो आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपको बताना है। और ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट दिसंबर 2014 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। पहला देखिए ऑप्शन है 3 माह, और दूसरा ऑप्शन है 6 माह, और यहाँ पे सी ऑप्शन है आपका 4 माह, और डी ऑप्शन है 100 दिन। तो आपको बताना है कि संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 6 माह का। अब देखिए, इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, उसको भी समझना जरूरी है आप सभी को। तो देखिए, भारतीय संविधान के मुताबिक संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। संसद के एक वर्ष के कार्यकाल में कुल 3 बजट होते हैं, 3 जो है सत्र होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन। जैसा कि मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन कंप्लीट कराया था उसमें आपको बताया था। तो यहाँ पे बेसिकली भारतीय संविधान के मुताबिक ये क्लियर किया गया है कि 2 सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के 2 सत्रों के बीच का जो टाइम है वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। और संसद के एक वर्ष के कार्यकाल में जो है कुल 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, और समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार निम्नलिखित में से किसके अंतर्निहित है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। और ये भी क्वेश्चन यूजीसी ने दिसंबर 2014 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार, बी ऑप्शन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, और सी ऑप्शन है समानता का अधिकार, और डी ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार निम्नलिखित में से किस में अंतर्निहित है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार के रूप में जो है निजता के अधिकार के अंतर्गत जो है अंतर्निहित है, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या डिटेल्स हैं उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन से जुड़े जो डिटेल्स हैं उसको मैंने मेंशन कर रखा है और बताया कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
यहाँ पे दिया गया है, जैसे इंग्लिश में मैंने इसको लिख रखा है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यह जो है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। किसके बारे में? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जो है भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 में साफ साफ मेंशन किया गया है। और इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। अगर देश में किसी भी प्रकार का अगर आपातकाल भी लग जाता है तभी भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपके देश में कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है, क्योंकि ये साफ साफ मेंशन किया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 में। ये आपको याद रखना है। इसके आगे मैंने बताया कि इसीलिए इसे निजता का अधिकार भी कहा जाता है। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? निजता का अधिकार। यानी ये किसी भी सिचुएशन में आपके कंट्री में आपातकाल लग जाए तो भी जो है आपकी जो है स्वतंत्रता का अधिकार आपके पास रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने अगले पॉइंट में बताया कि स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 और 22 में जो है मेंशन किया गया है। और नेक्स्ट मैंने बताया यहाँ पर कि समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी, समानता का मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 और 18 में जो है मेंशन किया गया है। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह जो है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 23 और 24 में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर कुछ जो है आप सभी के अधिकार जैसे व्यक्तियों के अधिकार है उसके संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में किस प्रकार से मेंशन किया गया है उसको आपको याद कर लेना है। यहाँ पे मैंने सभी को डिटेल में बताने का प्रयास किया और इसके साथ साथ क्वेश्चन का जो आंसर हमारा था उसके संदर्भ में भी हमने इंपॉर्टेंट जितने भी इन्फॉर्मेशन थे उसको भी जानने का प्रयास किया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का वास्तविक कार्यकारी मुखिया होता है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। क्या चेयरमैन होता है, या बी डिप्टी चेयरमैन होता है, सी ऑप्शन है योजना राज्य मंत्री होता है, या डी ऑप्शन दिया गया है सदस्य सचिव। और ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट जून 2014 में ऑलरेडी पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, डिप्टी चेयरमैन। यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन योजना आयोग का वास्तविक कार्यकारी मुखिया होता है? तो डिप्टी चेयरमैन होता है। अगर प्रेसिडेंट पूछा जाए या अध्यक्ष पूछा जाए तो हमेशा प्रधानमंत्री होता है, यानी कि वर्तमान में जो भी देश का प्रधानमंत्री होता है वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन से जुड़े जो भी डिटेल्स हैं उसको मैंने पॉइंट में मेंशन किया है। पहले पॉइंट में मैंने बताया है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा जो है 15 मार्च 1950 को की गई थी। अगर पूछा जाए कि भारत में जो है योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी तो आपको डेट याद रखना है 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि योजना आयोग का चेयरमैन भारत का प्रधानमंत्री होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी ऊपर बताया कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी मुखिया डिप्टी चेयरमैन होता है। तो यहाँ से जो है आपका जो है क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दूसरे पॉइंट में आपको मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि वर्तमान में योजना आयोग को भंग करके एक नया आयोग बनाया गया है। अब ये नया आयोग कौन सा है? नीति आयोग। ये भी आपको याद रखना है। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का जो है गठन वर्तमान की एनडीए सरकार के द्वारा किया गया था 2014 में। ये आपको याद रखना है। अब एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और इनके द्वारा जो है योजना आयोग का जो नाम है या योजना आयोग को भंग करके नया आयोग नीति आयोग का जो है गठन किया गया है। कब? मई 2014 में एनडीए की सरकार के द्वारा। तो आई होप कि ये डिटेल्स आपको क्लियर हो गए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। और ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट जून 2014 में पूछा जा चुका है। पहला जो ऑप्शन है संघीय सूची के अंतर्गत, बी ऑप्शन है राज्य सूची के अंतर्गत, सी ऑप्शन है समवर्ती सूची के अंतर्गत और डी ऑप्शन है अवशेषी शक्तियों के अंतर्गत।
तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे समवर्ती सूची के अंतर्गत विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है, तो वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट डिटेल्स को लिख रखा है और पहले पॉइंट में मैंने बताया कि भारतीय संविधान को एक संघीय संविधान कहा जाता है, अतः संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों को स्पष्ट किया गया है। अब देखिए भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य जो होते हैं उनकी शक्तियों को स्पष्ट रूप से वहां पे समझाया गया है, बताया गया है कि राज्य की और केंद्र की क्या क्या शक्तियां होती हैं। इस विभाजन में 3 सूचियों का निर्माण किया गया है और यह सूचियां जो है इस प्रकार से आप देख सकते हैं। संघ सूची पहला है, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। अब संघ सूची का मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं उसके संदर्भ में यहाँ पे है। राज्य सूची का मतलब राज्य सूची के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट काम आते हैं वो आता है, जिसकी जिम्मेदारी राज्य की होती है, और सेंट्रल के अंदर आती है तो वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन समवर्ती सूची के अंतर्गत अगर जो भी कार्य आते हैं, जो भी जिम्मेदारियां आती हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य की जो सरकार होती है इन दोनों के अंतर्गत उसको कंप्लीट किया जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून निर्माण कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने ऊपर क्लियर किया ना कि संघ सूची और राज्य सूची के संघ सूची के अंतर्गत केंद्र जो है जो किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है, राज्य सूची के अंतर्गत राज्य अपने अंदर जो है किसी भी कानून का निर्माण या कोई भी कानून बना सकती है। लेकिन समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है यहाँ पे किसी भी विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत अगर वो विषय होगा। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कुल 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जैसे कि पहले शिक्षा है, फिर उसके बाद से दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन, वांट माप, ये आदि इत्यादि कई सारे विषय हैं जो समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल होते हैं। और इसके संदर्भ में राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर जो है कानून बना सकती हैं। अगर केंद्र सरकार के द्वारा कोई कानून बना भी दिया जाता है तो उसको राज्य सरकार को स्वीकार करना होगा। ठीक है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत जो भी विषय आते हैं उसको, जैसे कि अभी एजुकेशन के संदर्भ में न्यू पॉलिसी जो आई है वो अगर पॉलिसी यहाँ पे लागू हुई तो वहाँ पे राज्य को मानना पड़ेगा, वो सारी पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो आई होप कि क्योंकि ये समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है शिक्षा आपका आता है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन से जुड़े जो भी डिटेल्स थे आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और ये क्वेश्चन हमारा जो है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो में हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है कवर करेंगे उच्च शिक्षा प्रणाली से, वो भी डिटेल और डिस्क्राइब के साथ। तो आशा करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर आपको डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और एग्जाम रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या है तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा अब से कि आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करूं ताकि आपको एग्जाम में मैक्सिमम हेल्प मिल सके। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं आप सभी को कि जितना भी समय आपके पास बचा है, 1.5 महीने के आसपास का समय है, 2 महीने मैं नहीं कह सकता, 1.5 महीने के आसपास आपके समय है, तो आप ईमानदारी के साथ जो है 6 से 7 घंटे या 5 से 6 घंटे पढ़ने का प्रयास करें। बहुत मोटी मोटी किताबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पहले की पढ़ाई की है, अगर आपने नोट्स बनाया तो उन नोट्स की रिविजन करिए। इसके साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, जो डिटेल्स के साथ हैं, जो एक्सप्लेनेशन के साथ हैं, आपको जो भी ऑथेंटिक लगता है पब्लिकेशन उसकी आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व ले लें। उसके साथ साथ उसके जो डिटेल्स होते हैं उनको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि देखिए आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो भी पेपर सेट करने वाला होता है, ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ऐसे जो पीछे पूछा जा चुका है डायरेक्ट मेंशन करके आपसे पूछ ले। थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करेगा ही करेगा या थोड़ा सा हट के पूछेगा। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे। तो आप जो डिटेल्स दिए होते हैं वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो आप प्रीवियस ईयर के जो डिटेल्स होते हैं उसको अच्छे से पढ़ें। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हैं, चाहे आप होम साइंस से हैं, ज्योग्राफी से हैं या किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। इसके साथ साथ फर्स्ट पेपर की भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी सॉल्व करें और जो डिटेल्स के साथ होते हैं काफी अच्छा हेल्प मिलेगा आपको।
तो अभी से और अच्छे से और ईमानदारी पूर्वक जो है 5 से 6 घंटे जो है आपको समय देना है, तो निश्चित रूप से आपका यूजीसी नेट का एग्जाम जो है अच्छे से क्रैक हो जाएगा और बढ़िया से आप मेहनत करोगे तो आपका जेआरएफ भी निश्चित रूप से क्रैक हो जाएगा। आशा करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।